वेलकम स्टूडेंट्स। सॉलिड स्टेट को आगे बढ़ाते हैं। अब तक हमने एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन में डिफरेंस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के टाइप्स पढ़ रहे हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को क्लासिफाई करते हैं 4 टाइप्स में ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पार्टिकल्स के बीच में फोर्स कैसा है उसके बेस पर। और उसके साथ हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, तो उस बेस पर। तो कल यानी कि जो लास्ट वीडियो था उसमें मैंने आपको 4 टाइप्स बताई थी मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्रिस्टलाइन के केस में। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड्स, कोवेलेंट सॉलिड्स और मेटेलिक सॉलिड्स। इसमें मॉलिक्यूलर सॉलिड को हमने कंप्लीट किया था और मॉलिक्यूलर सॉलिड में 3 टाइप्स बताई थी मैंने, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। इन तीनों में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन है, एक तो ये ध्यान रखना आपको, और उनके बीच में लगने वाली इंट्रैक्शन कैसी है ये आपको ध्यान में रखना, और फिर उनकी प्रॉपर्टी। आज हम 3 जो बच गए हैं, आयनिक सॉलिड्स, मेटेलिक सॉलिड्स और कोवेलेंट सॉलिड्स, इनको जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले ये 3 टाइप्स जो बच गई है, आयनिक सॉलिड्स, मेटेलिक सॉलिड्स और कोवेलेंट, या जिसे नेटवर्क सॉलिड्स भी कहते हैं। तो सबसे पहले आयनिक सॉलिड्स, कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है आपको, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन है, उनके बीच में लगने वाली इंट्रैक्शन कैसी है, और उस बेस पर, इंट्रैक्शन के बेस पर कुछ प्रॉपर्टीज की स्टडी करेंगे, जिसमें हार्डनेस है, मेल्टिंग पॉइंट है, सॉल्युबिलिटी है, कंडक्टिविटी है, ये सब कुछ उसमें देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं आयनिक सॉलिड के केस में। तो यहां पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो आयंस होते हैं। आयंस, आयंस, कैटायंस और एनायंस। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड। अच्छा, एग्जांपल क्या होंगे इनके, जितने भी सॉल्ट्स होंगे, क्योंकि सॉल्ट्स जो है वो आयंस से मिलकर बने होते हैं, कैटायन एनायन से। तो सोडियम क्लोराइड है, ZnS है, और भी बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, आपके क्लासिफाई किए जाएंगे आयनिक सॉलिड्स में, क्योंकि इनमें आयंस होते हैं। तो देखिए ये किस तरह से रहते हैं, कैटायन, एनायन, कैटायन, एनायन, इस तरह से। फिर वही वापस Cl माइनस, Na प्लस, Cl माइनस, Na प्लस। देखिए कैटायन को हर डायरेक्शन से क्लोराइड आयन, यानी यहाँ पर सोडियम को क्लोराइड कवर करके रखेगा और क्लोराइड को कवर करके रखेगा सोडियम आयन। ठीक है, कैटायन के चारों ओर क्लोराइड एनायन और एनायन के चारों ओर कैटायंस। इस तरह से ये अरेंज रहते हैं। यहाँ पर देखिए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स तो आयंस हो गए, कैटायन और एनायंस, लेकिन इनके बीच में लगने वाली इंट्रैक्शन कौन सी है। तो बहुत आसानी से आप बता सकते हो कि यहाँ पर आयनिक बॉन्ड है इनके बीच में, जिसे अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड भी कह सकते हैं, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्बिक फोर्स भी बोलते हैं। तो इंट्रैक्शन हो गई कूलम्बिक फोर्स, जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी बोल सकते हैं, आयनिक बॉन्ड भी बोल सकते हैं। तो ये यहां पर इंट्रैक्शन हो गई और ये इनके पार्टिकल्स हो गए। अब देखिए ये जो आयनिक बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रांग है। जब ये बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है तो ये पार्टिकल बहुत पास पास है और अच्छे से अटैच है एक दूसरे से, इनको सेपरेट करना आसान नहीं होगा। तो इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी बनती है, अगर इनकी हार्डनेस की बात करें तो ये हार्ड होते हैं, यानी कि ये हार्ड होते हैं। लेकिन ध्यान रखना साथ में ब्रिटल होते हैं। अब ब्रिटल क्यों होते हैं, जनरली बोर्ड में पूछा तो नहीं जाता है, बट समझिए कि ब्रिटल क्यों होते हैं ये हार्ड होने के बावजूद, यानी घिरते ये चटक जाते हैं। देखिए क्या होता है कि जैसे आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख रहे हो, अगर ये घिरता है और यहाँ पर फोर्स लगता है इस लेयर पे,
अब इस लेयर पे जैसे ही फोर्स लगेगा तो ये लेयर आगे थोड़ी सी आगे खिसकेगी और Cl के नीचे Cl आएगा और सोडियम के नीचे सोडियम आ जाएगा। तो अब आप खुद देखिए कि Cl के नीचे Cl है, सोडियम के नीचे सोडियम है, तो वहां पर रिपल्सन होगा। तो कैटायन के नीचे कैटायन और एनायन के नीचे एनायन आ जाएगा, तो वो रिपेल करेंगे और रिपेल करते ही क्या करेंगे, एक दूसरे से ये एकदम से चटकने की कंडीशन में आ जाएंगे और बिखर जाएंगे। तो ये इस तरह से ब्रिटलनेस शो करते हैं। अब देखिए कि इनकी हार्ड हो गए, ब्रिटल हो गए, मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो हाई होगा। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा इनका, हाई होगा मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। अच्छा, इनकी सॉल्युबिलिटी की बात करें तो आयनिक कंपाउंड है, सॉल्युबल होंगे, पोलर सॉल्वेंट जो भी होंगे उनमें सॉल्युबल होंगे, तो वाटर में अच्छे से सॉल्युबल हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये सॉल्युबल इन वाटर। अभी मैं आयनिक ही लेके चल रहा हूं, सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, वाटर लिख देता हूं मैं, सॉल्युबल इन वाटर, अच्छे से सॉल्युबल हो जाते हैं। आयनिक कंपाउंड सॉल्ट सारे डिसॉल्व होते हैं वाटर में, आप अच्छे से जानते हो। इसके अलावा अगर देखें तो इसकी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और वो है इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस पे जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आयनिक कंपाउंड्स सॉलिड स्टेट में, ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इन सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर या लिख सकते हैं इंसुलेटर होते हैं। इंसुलेटर ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ध्यान रखें, सॉलिड स्टेट में पूछा भी जाता है क्यों भाई ये इंसुलेटर क्यों है। तो देखिए अगर आप फील्ड लगाते हो यहां पर, पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट लगाते हो, तो ये जो फोर्स है बहुत ही स्ट्रांग है, तो ये पार्टिकल जो है वो अपने अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ नहीं जा पाएंगे, यानी कि इनके बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काफी स्ट्रांग है। तो सॉलिड स्टेट में ये मूव नहीं करेंगे, तो यहां पर मूवमेंट ऑफ चार्ज पॉसिबल नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। तो दे आर बैड कंडक्टर और इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट। लेकिन ध्यान रखना आगे क्वेश्चन बनता है, तो फिर ये कंडक्टर कब बनते हैं, तो जब इनको हम पानी में डिसॉल्व कर लेते हैं, यानी एक्वस सॉल्यूशन में, है ना, इन और दूसरी चीज अगर इनको पिघला दें अपन, मेल्ट कर दें, तो मोल्टेन स्टेट में, अच्छा मेल्ट करेंगे तो क्या होगा, इनके कैटायन और एनायन के बीच में जो ये फोर्स है वो लूज हो जाएगा, तो आराम से फिर ये अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करने लगते हैं। तो इन मोल्टेन स्टेट एंड इन aqueous solution they are good conductor या conduct electricity of electricity। तो ये सारी प्रॉपर्टी मैंने आपको आयनिक सॉलिड्स की बता दी, यहीं से कोई क्वेश्चन बन जाता है, देखेंगे क्वेश्चन पर डिस्कस भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज पहले इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा, उसमें सारे क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे अब तक जो पढ़ा। तो आयनिक सॉलिड्स की ये प्रॉपर्टी हो गई। दूसरा लेते हैं मेटालिक सॉलिड्स। देखिए मेटालिक सॉलिड में जैसे इनमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस है, तो मेटालिक सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन होंगे, तो मेटालिक सॉलिड में जो पार्टिकल्स होंगे वो होंगे, वैसे तो हम कह सकते हैं कि एटम्स ऑफ मेटल, जो मेटल के एटम्स होंगे वो होंगे, लेकिन इसमें क्या होता है, देखिए कुछ इस तरह से ये रहते हैं, जो न्यूक्लियस है और उसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन है, तो उनके बीच में एटम टू एटम के बीच में मेटालिक बॉन्ड बनता है। तो कुछ मेटालिक बॉन्ड कैसे बनता है, देखिए यहां पर ये न्यूक्लियस है पॉजिटिव और ये इनके इलेक्ट्रॉन है, ये इनके फ्री इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यहां पर ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और इनका न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉनों को और ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से, मतलब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। तो यहां पर जो मेटालिक बॉन्ड बनता है वो कुछ इस तरह से होता है। तो यहां ऐसा लगता है जैसे कि जो कैटायन है या पॉजिटिव आयन है वो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन के एक सागर में ऐसे तैर रहे हैं, यानी कि यहां हम कह सकते हैं पार्टिकल कौन हुए,
पॉजिटिव आयंस in delocalized sea of इलेक्ट्रॉन्स। इन पॉजिटिव आयन को कर्नेल्स भी बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं पार्टिकल के बेस के क्या पार्टिकल होंगे, तो पॉजिटिव आयंस इन डीलोकलाइज्ड सी ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, या फिर यूं मान लीजिए कि जो यहाँ पर मेटल के एटम्स होते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो इनके बीच में इस तरह से ये जो फोर्स है, मेटेलिक बॉन्ड यहाँ पर है, तो फोर्स कौन सा होगा देख लें यहाँ पर, मेटेलिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड। तो ये मेटेलिक बॉन्ड है वो भी काफी स्ट्रांग होता है, इस वजह से ये भी हार्ड होते हैं, हार्ड होते हैं। हालांकि कुछ मेटल सॉफ्ट होती है, आप जानते हो, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी आपने 10th में भी पढ़ रखी है, मालेबल होते हैं, डक्टिलिटी होती है, ये सारी आप जानते हो, लेकिन हार्ड होते हैं। कुछ मेटल सॉफ्ट होती है। मेल्टिंग पॉइंट जो इनका होता है वो जनरली हाई होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। और अब अगर हम बात करें इनकी कि इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर है या नहीं है, तो किसी भी स्टेट में ये क्या होंगे, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सारी मेटल्स अच्छी कंडक्टर होती है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए इन दोनों में डिफरेंस देखिए, आपके क्वेश्चन डिफरेंस पे ही बनता है। आपको प्रॉपर्टी दे देंगे और बोलेंगे कि वो कौन सा है, आयनिक सॉलिड है या मेटेलिक सॉलिड है। तो देखिए यहाँ पर डिफरेंस देखिए, आपको पता चल रहा है कि एक में आयंस है, एक में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मेटल के एटम्स है, जो हम कह सकते हैं पॉजिटिव आयंस इन डीलोकलाइज्ड सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इनके बीच में फोर्स जो लग रहा है वो यहाँ पर कोलम्बिक फोर्स है, यहाँ पर मेटेलिक बॉन्ड है, दोनों ही हार्ड है बट ये ब्रिटल है, इनमें मालेबिलिटी डक्टिलिटी होती है। और कंडक्टिविटी पे क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है। तो आयनिक सॉलिड्स क्या होंगे, कंडक्टर होंगे एक्वस कंडीशन में और मोल्टेन स्टेट में, लेकिन सॉलिड स्टेट में आयनिक सॉलिड्स कंडक्टर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे ये मैंने बता दिया। और मेटेलिक सॉलिड्स जो होंगे वो किसी भी स्टेट में, मोल्टेन स्टेट में या सॉलिड स्टेट में, हर स्टेट में क्या होंगे, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे। तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है दोनों में, तो आपको ध्यान रखना। अब अपन चलते हैं कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड्स में। एक बार मैं रफ कर लेता हूं, आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड, क्यों इनको नेटवर्क सॉलिड कहते हैं, तो सबसे पहले कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, मैं इसकी स्टडी कर रहा हूं, कौन होंगे, एटम्स। जनरली कौन होंगे, नॉन मेटल्स, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कोवलेंट बॉन्ड, बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड होता है, सभी जानते हैं कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा देखते हैं कैसे कोवलेंट बॉन्ड शेयरिंग से बनता है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहां पर मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं डायमंड का। डायमंड में कार्बन के एटम्स होते हैं, ग्रेफाइट में भी कार्बन के एटम्स होते हैं, खूब सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। चलो ग्रेफाइट, इसमें भी कार्बन के एटम्स होते हैं, और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिका, क्वार्ट्ज, ये हम यहां पर एग्जाम्पल ले सकते हैं। देखिए डायमंड का मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं और फिर इसको समझते हैं। डायमंड में क्या होता है कि एक कार्बन जो होता है वो 4 कार्बन से अटैच रहता है, 4 वैलेंसी होती है, आप जानते हो। कार्बन जो है वो चारों इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है 4 कार्बन के साथ। इसी तरह से ये भी फिर क्या करता है, आगे शेयरिंग करता है 4, कुछ इस तरह से ये हर एक कार्बन यहां पर शेयरिंग करता रहता है। देखिए हर कार्बन 4 वैलेंसी शो करता है,
कुछ इस तरह से। जब ये इस तरह से चलता रहता है स्ट्रक्चर, तो आप देखिए कि एक नेटवर्क बन रहा है कि नहीं, बोले ग्रेफाइट बना लो आप, ग्रेफाइट का लेयर स्ट्रक्चर बना लो, उसमें भी नेटवर्क बनेगा। ग्रेफाइट का कुछ इस तरह से बनता है, ये आप 10th से ही पढ़ते आए हो। ग्रेफाइट का कुछ इस तरह से लेयर स्ट्रक्चर बनता है। देखो कार्बन में क्या होता है, ये कार्बन का एटम है और इसके चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में जो है एंगेज्ड है, जबकि इस ग्रेफाइट के अंदर क्या होता है कि हर एक एटम 3 इलेक्ट्रॉनों को बॉन्ड बनाने में यूज करता है, 1 इलेक्ट्रॉन हर कार्बन के पास फ्री होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, 1 इलेक्ट्रॉन हर कार्बन के पास फ्री है, आप ये चीज ध्यान रखना। देखिए अब यहां पर भी नेटवर्क बन रहा है, यहां भी नेटवर्क बन रहा है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का बना लीजिए, वहां भी नेटवर्क बनेगा, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, नेटवर्क सॉलिड कहते हैं। और जब इस तरह से एटम खूब सारे अटैच हो जाते हैं तो बहुत बड़ा मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हो जाता है, जिसे अपन जायंट मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। तो ये जायंट मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। जायंट बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, हम कह सकते हैं इसमें। अब देखिए अगर बात करें इनके हार्डनेस की, तो ये सभी हार्ड है, हार्ड, लेकिन एक्सेप्शनली जो ग्रेफाइट है वो सॉफ्ट है। ग्रेफाइट सॉफ्ट है। और ग्रेफाइट सॉफ्ट क्यों है, ये 10th से ही हमें पूछ लिया जाता है। तो ग्रेफाइट सॉफ्ट होने का कारण है कि ग्रेफाइट जो है लेयर फॉर्म में होता है, एक लेयर ऊपर दूसरी लेयर। देखिए मैं एक चीज बता दूं आपको, यहां पर कार्बन sp3 कंडीशन में और यहां पर ग्रेफाइट जो है वो कार्बन है वो हर एक कार्बन या sp2 कंडीशन में। हालांकि ये बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, दिस कोवेलेंट बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्ग देन दिस बॉन्ड, बट उसके बावजूद भी ये सॉफ्ट है। तो इसके सॉफ्ट होने का कारण इस बॉन्ड का, हालांकि ये बॉन्ड तो स्ट्रांग है, तो यहां से ये नहीं डिस्कनेक्ट होता, टूटता यहां से नहीं है। तो ये क्या है, लेयर फॉर्म में, जैसे एक लेयर ये है, इसके ऊपर दूसरी लेयर होती है, फिर तीसरी लेयर होती है और चौथी लेयर, ऐसे लेयर फॉर्म में होता। 2 लेयर के बीच में वंडरवॉल इंटरेक्शन होती, और वो आप जानते हो कि बहुत वीक होती है। तो जैसे ग्रेफाइट चटकता घिरता है तो उन लेयर के बीच में जो वंडरवॉल इंटरेक्शन है वो जो है वो वीक हो जाती है, लूज हो जाती है, और उस वजह से वो ग्रेफाइट है वो जल्दी ही टूट जाता है। तो हम कह सकते हैं ग्रेफाइट सॉफ्ट है, और उस वजह से उसको हम यूज भी करते हैं। हम उसमें जहाँ पर मशीनों के पार्ट्स घिस जाते हैं वहाँ पर उसको अपन रखते हैं लुब्रिकेंट के तौर पर, ड्राई लुब्रिकेंट। यहाँ पर तो हम कहेंगे कि जो आपका डायमंड है वो ज़्यादा हार्ड है, ग्रेफाइट सॉफ्ट है। तो लगभग इसमें सभी हार्ड है, बट कुछ एक्सेप्शनल केसेस ग्रेफाइट सॉफ्ट। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर की बात करें तो दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या इंसुलेटर, ये सभी इंसुलेटर होंगे, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन एक्सेप्शनली ग्रेफाइट क्या होगा, कंडक्टर होगा। क्यों ग्रेफाइट कंडक्टर होगा और सॉफ्ट होगा? सॉफ्ट क्यों होगा ये मैंने बता दिया। कंडक्टर क्यों होगा? क्योंकि इसमें हर कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री है। जैसे आप प्लेट्स लगाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे, इलेक्ट्रोड लगाओगे, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है, इसलिए ये कह सकते हैं कि ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर है। तो ये 2 डिफरेंस आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो, तो कुछ इतना खास नहीं है। लेकिन बाकी वाली जो प्रॉपर्टीज है आप ध्यान रखें कि कोवलेंट सॉलिड जो है वो नेटवर्क सॉलिड क्यों कहलाता है, ये बड़े मॉलिक्यूल्स कैसे बनाते हैं, और इनमें एग्जांपल्स क्या होंगे, कोवलेंट बॉन्ड इनमें फोर्स होता है। तो इस तरह से आपके सामने जो 3 टाइप के जो बच गए थे, मॉलिकुलर सॉलिड्स था जो कल पढ़ा था, और आज हमने आयनिक सॉलिड्स, मेटालिक सॉलिड्स और कोवलेंट सॉलिड को कंप्लीट किया है। इनके ऊपर क्वेश्चंस कैसे बनेंगे वो मैं जो नेक्स्ट वीडियो डाल रहा हूं उसके अंदर अब तक जो हमने पढ़ा है उस पे बेस्ड सारे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो करेंगे। और जो अब नेक्स्ट क्लास होगी, एक्चुअली अब तक तो ये सारा बेसिक था सॉलिड स्टेट का, अब जो नेक्स्ट क्लास होगी वो इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि उसमें हम पढ़ेंगे सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट कैसी है, सॉलिड में पार्टिकल का पैकिंग कैसे होती है, तो पैक्ड स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं, इनके लैटिस क्या होते हैं, यूनिट सेल्स क्या होती हैं, तो ये सारा कुछ हम पढ़ने वाले हैं। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे और उनको आप
कंप्लीट देखें और आपको अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिस मिलता जाएगा। आज के लिए इतना ही।